तो सर जैसे फिजिकल जो हम ट्रेनिंग देते हैं तो एक फोर्स में जाने के लिए एक बच्चे के अंदर फिजिकली क्या क्या चीजें जरूरी होना चाहिए सर? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिकल फौज के अंदर चाहे पुलिस के अंदर एक जवान को तंदुरुस्त और स्वस्थ और जो फिजिकल जो पैरामीटर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फुलफिल करना होता है। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस की भर्ती जो होती है उसका फिजिकल और एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है। नेवी का डिफरेंट होता है और एयरफोर्स का बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें एयरफोर्स में एज का भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें? जो नेगेटिव मार्किंग होती है, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस नेगेटिव मार्किंग का भी गुरुजी तोड़ बताते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर होता है सर? नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई है एक जानी मानी हस्ती जिन्होंने बहुत सालों तक, मैं जाने कितनी सालों तक, अपना पूरा जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगा दिया। देश की सेवा के बाद वो यूथ को देश की सेवा के लिए अग्रसर कर रहे हैं। उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद भी उस काम को दूर नहीं छोड़ा। अपनी जो सेवा है, अपने जो देश के प्रति निष्ठा है, उसको फिर भी कायम रखा। उनका नाम है नेवी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मिस्टर राम कुमार सिंह चौहान। आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो आगे उन्होंने क्या सोचा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर मैं चाहता हूँ एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे अपने बारे में कुछ बताइए। मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट RK चौहान, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। मैंने इंडियन नेवी के अंदर 33 साल एक गौरव सेना में रहते हुए सेवा की है और रहते रहते बहुत सारे कॉम्बिनेशन और वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद में जब मैं अलीगढ़ में सेटल्ड हुआ तो मैंने ये देखा कि जो गांव के अंदर टैलेंट है, जो छिपा हुआ है, लेकिन उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहां पर आकर के वो अपने टैलेंट का परफॉर्म कर सके और सही तरह से एवल्यूएट करके वो अपनी फ्यूचर को सही कर लें। ये सोच करके मैंने अलीगढ़ फिजिकल एकेडमी खोली और मैं 5 साल से फिजिकल एकेडमी चला रहा हूँ। गांव से जो बच्चे आ रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निकाल करके मैं उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के अंदर उनको मैं जॉब दिला रहा हूँ। सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे कि जब आपने रिटायरमेंट ले लिया तो घर पे रेस्ट ना करके आपने ये चीज स्टार्ट की कि बच्चों को फिजिकल और एग्जामिनेशन की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक संस्था ओपन की। तो सर अलीगढ़ ही क्यों चुनाव किया? अलीगढ़ के अलावा भी पूरा इंडिया पड़ा हुआ, आप किसी और क्षेत्र में भी जा सकते थे, आप कुछ और भी ओपन कर सकते थे, तो यही आपने क्यों चूज किया? एक्चुअली कोई डिफेंस का, चाहे वो ऑफिसर्स है चाहे वो जवान है, उसको जो एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का, वो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने इस कार्य को करने की सोचा, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं अच्छे से अच्छी तालीम दे सकता हूं। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि आपने अलीगढ़ को ही क्यों चुना। एक्चुअली मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो चंडोस के पास है, इसलिए मैंने अलीगढ़ को ही चुना। और मुझे मालूम है कि मैंने जब देखा डिफेंस के अंदर अलीगढ़ क्षेत्र से कम बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे। ज्यादातर बच्चे मैंने देखा था हरियाणा से और दूसरे स्टेटों से थे। तो मैंने ये सोच करके चाहा कि यहाँ पर मैं फिजिकल एकेडमी को बच्चों को ट्रेनिंग दूं और ज्यादा से ज्यादा मैं फौज और पुलिस के अंदर बच्चों को भेजूं। तो सर जैसे फिजिकल जो हम ट्रेनिंग देते हैं, तो एक फोर्स में जाने के लिए एक बच्चे के अंदर फिजिकली क्या क्या चीजें जरूरी होना चाहिए सर? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिकल फौज के अंदर चाहे पुलिस के अंदर एक जवान को तंदुरुस्त और स्वस्थ और जो फिजिकल जो पैरामीटर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फुलफिल करना होता है। उसमें सबसे पहले एज एक फैक्टर करती है। एज सही होनी चाहिए। जो एज मांगा जा रहा है 18 से लेके या 17 साल से लेके
और 24 और 25 जो भी मैंडेटरी जो एज है वो उसको फिल करना है। उसके बाद में एक हाइट होनी चाहिए, जहां तक है आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में 171 से ऊपर होना चाहिए हाइट, लेकिन नेवी में वो हाइट बहुत कम है, 157 और 158 पे भी नेवी में जा सकते हैं। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट के साथ में फिर उसकी चेस्ट होनी चाहिए, चेस्ट कितनी फुलानी है वो चेस्ट में उसकी क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में वेट अकॉर्डिंग हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ईयर कान सही होने चाहिए, आंखें सही होनी चाहिए, नी नॉकिंग नहीं होना चाहिए, और जो फ्लैट फुट है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। हाथ की पोजीशन देखते हैं और कलर विजन देखते हैं। सारे पैरामीटरों को मैं खुद स्वयं चेक करता हूं। अगर वो बच्चा उन सारे पैरामीटर में फिट है तभी उसका हम वो लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। या अगर कोई परमानेंट अनफिट है अगर कलर विजन में, तो उसको हम घर भेज देते हैं, क्योंकि कलर विजन एक परमानेंट डिफेक्ट है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बाकी सारे डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि सब चीजें आप खुद टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही उसे अपने लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपने अपनी कोचिंग का, अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका भी एक पैरामीटर सेट किया हो? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक अपना जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उनको सबसे पहले रखता है। मैंने भी उसी तरह से रूल रेगुलेशन रखे हुए हैं। ये अलीगढ़ फिजिकल एकेडमी है और इसको जो गवर्न कर रहा है, रन कर रहा है, वो एक डिफेंस का ऑफिसर कर रहा है। इसलिए सबसे पहले एकेडमी के अंदर डिसिप्लिन जो अनुशासन है उस पर ध्यान दिया जाता है, और हर तरह से जो नियम हैं उन्हीं नियमों के आधार पर बच्चों को लिया जाता है। अगर कोई अनुशासन में फेल होता है तो उसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। और सर जैसे कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं, आप कोचिंग देते हैं, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और एक स्टूडेंट का काम है सिर्फ स्टडी करना। अगर वो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है अपने टाइम में, तो मुझे नहीं लगा कि वो कोई भी अचीवमेंट टारगेट वो अचीव ना करे। हर एक टारगेट को, हर एक एम को, हर एक लक्ष्य को वो अपना भेज सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, स्टडी, और स्टडी भी हम अपने उसके अंदर जो करा रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, रीडिंग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ सर्विस सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे को 6 मंथ के अंदर अच्छी से अच्छी तालीम दे करके उसे एग्जाम के लिए तैयार कर देते हैं। सर आपका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि अब हम जैसे अलीगढ़ में रह रहे हैं, तो अलीगढ़ में एक हायर रैंक पे जाने के लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, ताकि मतलब जो गाइडेंस मिलती है सिर्फ यही मिलती है कि दौड़ लगाओ, दौड़ मारो, बॉडी बनाओ और प्रिपरेशन करो थोड़ी बहुत, और फौज की भर्ती देख के आओ। तो क्या इससे ऊपर कुछ और है जो स्टूडेंटों को नहीं पता, जो अवेयर नहीं है? आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा है, और मैं अक्सर बच्चों को और मल्टीमीडिया के सहारे यही संदेश देता रहता हूं, और आज आपके माध्यम से मैं सभी यूथ को ये संदेश देना चाह रहा हूं कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं कि आप लोग दौड़ सकते हो किसी रोड पर, किसी गांव के चकडोर पर, या किसी खेत में, कहीं भी दौड़ सकते हो, लेकिन जो ट्रिक्स होती हैं वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है। मैं मानता हूं कि मेरे पास में 20 दिन में, अभी रिसेंटली सीपीओ के बच्चे आए थे जो इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर चुके थे, एग्जाम पास कर चुके थे, और फिजिकल के लिए मेरे पास में आए सिर्फ 20 दिन के लिए, जिसमें 16 बच्चे आए थे। 16 बच्चों में मेरी एकेडमी से 8 बच्चे और 2 लड़कियां 20 दिन के अंदर क्वालिफाइड कर चुकी है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और 10 दिन के और 20 दिन के अंदर अचीवमेंट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स होती है कि किस तरह से जंप किया जाता है, हाई जंप किया जाता है, किस तरह से लॉन्ग जंप किया जाता है, किस तरह से शॉर्ट पुट फेंका जाता है। तो इन सारी चीजों को वही कर सकता है जिसने अपना जीवन उस शैली में बिताया हो। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हो तो आप उसी तरीके से गाइड कर सकते हैं। सर एक सवाल आता है कि सर जैसे कि अगर हम पुलिस की बात करें,
पुलिस की भर्ती जो होती है उसका फिजिकल और एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है। नेवी का डिफरेंट होता है और एयरफोर्स का बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें एयरफोर्स में एज का भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें? बहुत सटीक सवाल है। हर एक फौज के अंदर जैसे एयरफोर्स और नेवी के अंदर जो आता है सवाल इंग्लिश टू इंग्लिश आता है और वहां पर टेक्निकल मैथ आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों पीसीएम आते हैं। और नेवी में तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एसएसआर के द्वारा दिया जाता है, जो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंपॉर्टेंट है। पीसीएम इज द इंपॉर्टेंट फॉर द नेवी, बट अदर फोर्सेस लाइक ए आर्मी, द आर्मी इज नॉट कंपल्सरी फॉर द इंग्लिश। उसका सिलेबस अलग है, आर्मी का सिलेबस अलग है। तो आर्मी का जो डीडी का सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर हम उसका प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी के लिए आते हैं उनका बैच अलग चलता है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पे ध्यान दिया जाता है और इंग्लिश का आता है तो इंग्लिश के हिसाब से इसको पढ़ाते हैं। और जो पुलिस है, पुलिस में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है थोड़ा सा, और जनरल साइंस और रीजनिंग आती है। तो जैसे जैसे बैच चल रहे हैं उसी बैच के आधार पर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, फिजिकली और एज वेल एज मेंटली और कोचिंग आल्सो। सर, जहां तक मैंने सुना है, सर पता नहीं मुझे इस बात का सही ज्ञान है या नहीं, कि नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिकल से ज्यादा रिटन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या ये सही है सर? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में पहले एग्जाम टफ होता है। इस बार जो लिस्ट आई थी नेवी की, वो कट ऑफ लिस्ट 22 नंबर थी और 22 नंबर पर भी बच्चे 22 नंबर भी उसको ले नहीं पाए थे। और बहुत नीचे वाला स्तर है नेवी का जो कट ऑफ लिस्ट का, नहीं तो 80-85 के हिसाब से आनी चाहिए। कारण यही था कि बच्चे ठीक तरह से उसको प्रिपेयर नहीं कर पाए और उसमें माइनस मार्किंग होती है, जिसकी वजह से वो नंबर नहीं ले पाए। लेकिन एयरफोर्स नेवी के लिए द इंग्लिश इज द मस्ट, और उसको इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी वही उसमें सरवाइव कर पाएगा और उसको एग्जाम को दे सकता है। सर, मेरा सवाल एक अगला यही था, लेकिन आपने उसका उत्तर पहले दे दिया कि नेगेटिव मार्किंग होती है। सवाल मेरा यही था कि सर, जो नेगेटिव मार्किंग होती है, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस नेगेटिव मार्किंग का भी गुरुजी तोड़ बताते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर होता है सर? एक्चुअली जो आजकल जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन पेपर हैं, और चाहे वो आर्मी से है, नेवी से है, एयरफोर्स से है, पुलिस का है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। उसमें दिया जाता है 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें ए बी सी करके डी एक और ऑप्शन होता है, या अथवा इसको दो या अगले 2 को दो। तो इस तरह से हम, अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन सही तरीके से नहीं आ रहा, मैं अक्सर ये कहता हूं सभी बच्चों से कि पहली बार में पूरे क्वेश्चन पेपर को एकदम क्लियर कर दो। जो तुम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो, उनको क्लियर कर दो। दूसरे राउंड में फिर देखो, उस पे एक आध मिनट लगाओ, फिर उसको क्लियर करो। तीसरे राउंड में आपको चांस लेना है, जैसे मैंने बताया था, डी वाला ऑप्शन आ रहा है, अथवा ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या 2 होने चाहिए, अधिकतर उस डी पे टिक करें। उस पे टिक करने के बाद में ऑप्शन ये होता है कि वो चांस लिया जाता है, वेदर वो ठीक भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग है, और अगर वो सही क्वेश्चन है तो उसमें पास हो गए। मैंने देखा है कई बार, ऐसा कलकत्ता में हुआ था, एक बच्चे ने, कुछ भी नहीं मालूम था उसे, वो बच्चा बिहार से था, वो आंख बंद करके सारे क्वेश्चनों सी को करके आ गया, सी ऑप्शन को उसने टिक कर दिया, और ये हुआ कि विल गेट द 46 मार्क्स एट दैट एग्जामिनेशन। इंडियन नेवी के एग्जाम में 46 नंबर उसने लिए और वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे भी केस होते हैं। तो वो लक था, उसका लक था, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। हम यही कहते हैं कि जो आप पर आ रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं को पहले सॉल्व किया। सर, बहुत सा आपने देखा होगा कि जो अवेयरनेस की कमी की वजह से बच्चे फौज की भर्ती देखते हैं, पुलिस की भर्ती देखते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं।
एंड में वो कुछ और काम करने लगते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे लोग सिलेक्शन में ज्यादा बढ़ोतरी हो, या उनको ऐसा क्या गाइडेंस मिले? अक्सर ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे को अवेयरनेस नहीं है, या तो उनकी एज निकल जाती है तब उनको याद आती है कि मुझे डिफेंस में जाना है। एक तो वो लेट हो जाते हैं, ठीक तरह से उनको कोई गाइड नहीं मिलती, और जब गाइड मिलती है तो एज निकल जाती है और फिर कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होता है, तो ऐसे पछताना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आज के समय में, आज के दौर में सिर्फ स्टडी है स्टूडेंट के लिए। अगर बच्चे ने स्टडी ठीक तरह से कर रहा है, मेरे कोचिंग के अंदर मैं 50 क्वेश्चन देता हूं, या टीचरों के द्वारा, या मैं हिमसेल्फ 50 क्वेश्चन पर डे देता हूं, और मैं बोलता हूं सिर्फ तुम 50 ही क्वेश्चन के आंसर को रेडी कर लो। अगर इस तरह से करोगे 50 पर डे के हिसाब से, तो 30 दिन में कितने हो गए? 1500, और फिर 6 महीने में कितने हो गए? 90,000 स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे, मेरे कहने के मुताबिक अगर बच्चा पढ़ रहा है मेरे डायरेक्शन के हिसाब से, तो मुझे नहीं लग रहा कि बच्चा वो एग्जाम में फेल होगा। इसलिए मेरा मतलब है कि पहले आप सबसे ज्यादा स्टडी पे ध्यान दें, और उसके साथ साथ में फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है। और अगर फिजिकल को हम बराबर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो लास्ट मोमेंट में उसको अगर मेरे पास आओगे तो मैं क्लियर करवा ही दूंगा। सर, एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि यूथ जो है आज की डेट में एक गलत रास्ते पे है। बहुत लंबी तादाद की अगर मैं परसेंटेज निकाल के चलूं तो नशे की हालत लग जाती है छोटी उम्र से ही, और गलत रास्तों पर पड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप यूथ के लिए एक सोशल मैसेज दें, ताकि वो सही रास्ता पकड़े और वो ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा के लिए, देश की फौज के लिए ट्राई कर सके। बहुत सुंदर एक सवाल पूछा है यूथ के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों, 18 साल की जो उम्र है, वो 18 साल की उम्र तक आप 12th क्लास पास कर जाते हो, या ग्रेजुएशन का किया है तो आप 20 साल की एज में आप ग्रेजुएशन कर जाते हो। मेरा संदेश ये है कि 20 साल से लेके 26 साल की जो एज है, या 18 साल से लेकर के जो 26 साल की एज है, वो आपके फ्यूचर का एक ट्रैक है। अगर ये एज को आपने जल्दी से जल्दी कोई नौकरी नहीं ली तो आप अंडर टेंशन होते चले जाएंगे डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। इसलिए मुझे यह है आप सबसे, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यूथ, प्लीज स्टडी करें। अपना जो लाइफ है, जो आपका समय है, ये जो प्रेजेंट समय है, जो आपकी एज का जो फैक्टर है, उस एज के दरमियान ही आप अपना पढ़ाई करें, मेहनत करें। 10 घंटे पढ़ाई करें, मैं नहीं कह रहा कि आप 20 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन मन से, ध्यान से अगर पढ़ाई करते हो आप, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका कोई भी एग्जाम में आप फेल होंगे। आपको जो सब्जेक्ट हैं, जो आपने पढ़े हैं और पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, उसी में से आपके जो कंपटीशन है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, आराम से पढ़ें, और ये सोच लें कि 25 साल की उम्र ही मेरे लिए मुकर्रर की है। अगर 25 साल की उम्र आपने ऐसे बिता दी तो वो फिर आपकी लाइफ वापस नहीं आएगी। इसी 18 से 25 साल की उम्र में आपको जितनी जल्दी आप अपनी सर्विस प्राप्त कर लोगे, कहीं जॉब ले लोगे, और जॉब लेने के बाद में आप कुछ भी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जॉब से पहले जिस तरह के आप गलत रास्ते पे पड़े हुए हो, गुटखा खाते हो और बहुत सारी नशीले पदार्थों का वो करते हो, और आप सोसाइटी जो आपकी है, संगत है, वो खराब है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे 4 दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन है मोबाइल। हम क्या करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उस मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे।
अगर हम उसका यूज करें, उसका सही इस्तेमाल करें, तो वो आपको जन्नत में पहुंचा देगा। और अगर हम उसका मिसयूज करते हैं मोबाइल का, तो आपको वो दोज़ख में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा और तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। जब आप रात भर मोबाइल देखते हो तो तुम फिजिकल के नहीं उठ सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, और जब पढ़ाई और फिजिकल नहीं होगा तो आप अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी लत को, मोबाइल की लत को छोड़ो। और दूसरा, आप उन बच्चों से दोस्ती करो जो बच्चे अच्छे स्मार्ट हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, उनकी संगति करो। उन बच्चों की संगति ना करें जो गुटखा और इधर उधर की बात करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके साथ में कोई साथ नहीं देता, और जो ना पढ़ने वाले हैं उनका गैंग ज्यादा से ज्यादा बन जाता है। और एक बच्चे को कोशिश करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे को, कि तुम भी मेरे ही ग्रुप में आ जाओ ताकि तुम मेरे जैसे हो जाओ। मैं उन सभी अच्छे बच्चों से निवेदन करूंगा, और जो पढ़ नहीं रहे उनसे निवेदन यही करूंगा कि तुम अच्छे बच्चों के साथ में जाओ ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा और उज्जवल में हो। और मैं इसी के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। अगर आप मेरे पास में आते हो तो आर्मी के हिसाब से डिसिप्लिन के तौर पे आप सारे के सारे सुधर जाओगे और अपनी जगह पे जहां तुम्हें पहुंचना है वहां पर पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे साथ थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मिस्टर राम कुमार सिंह चौहान, जिन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरीके से फोर्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, किन किन पैरामीटर को ध्यान में रख के हमें एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। सर की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। फोर्स से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, फिजिकल, एग्जामिनेशन, किसी भी चीज से लिए सर को कभी भी कॉल कर सकते हैं। सर के एड्रेस हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, वहां विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज, धन्यवाद।